Hello, dear all. Nikhar here from Fatma Teachers Training College, Ranchi. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सीटेट में ये फर्स्ट सेक्शन के मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाले सेक्शन के छठे यूनिट में आपको पढ़ना है। इसमें बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में और बाल केंद्रित शिक्षा की क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं तथा मूल्यांकन एवं परीक्षण और पाठ्यक्रम की प्रकृति, इन सभी हमें डिस्कस करना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा की वह व्यवस्था जिसके केंद्र में बालक को रखा गया है, अर्थात बालक की आयु और उसके समझ को देखते हुए बालक की शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। अगर आपसे फॉर्मल वे में यह आंसर लिखने की उम्मीद की जाए तो आप लिखेंगे कि बालकों की आयु और उनकी समझ को देखते हुए शिक्षा की व्यवस्था करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। यानी यहां पर केंद्र में रख दिया गया आयु और समझ के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है, यानी उनकी आयु अभी कितनी है और उनके समझ का स्तर कहां तक पहुंचा, इस चीज के आधार पर हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। ऐसा नहीं है कि क्लास 4 के स्टूडेंट को जबरदस्ती पीट दिया जाए, कड़ाई की जाए और उससे उम्मीद की जाए कि वो क्लास 7 का मैथ्स बनाने लग जाए। ऐसा नहीं हो सकता। उसकी जितनी आयु है उसी के आधार पर उसकी समझ विकसित हुई है और इन दोनों के आधार पर ही जब हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे तो वो उनके लिए इफेक्टिव होगा। इसका मतलब हो गया कि बालकों के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षा की व्यवस्था करना और उनके समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, उनके साइकोलॉजी को समझते हुए उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको सॉर्ट आउट भी हम लोग करेंगे। तो यही अर्थ होता है बाल केंद्रित शिक्षा का। ठीक है, यानी उम्र और क्षमता को यहां पर ध्यान में रखा जाएगा। कितने उम्र का है, क्या कुछ सीख सकता है, किस चीज को वो समझ सकता है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा हम समझ गए, अब कौन कौन से ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने इसको स्ट्रांगली सपोर्ट किया और इस दिशा में महत्वपूर्ण काम भी किया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे शिक्षा शास्त्री या मनोवैज्ञानिक बाल केंद्रित शिक्षा के सपोर्टर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसको समझा और इस दिशा में अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया है। तो जिसमें जो प्रमुख नाम मतलब आजकल वाले को हम लोग ले रहे हैं, फिलॉसफी में तो ढेरों नाम मिल जाएंगे। रूसो जैसा तो कोई सपोर्टर हुआ ही नहीं। रूसो स्पष्ट कहता है कि किसी भी बच्चे को धर्म की शिक्षा भी मत दो, उसको एकदम न्यूट्रल रखो, बायसनेस से एकदम दूर रखो। जब वो बड़ा होगा तब उसको लगने लगेगा कि कौन सा धर्म मेरी मान्यताओं के अनुरूप सुटेबल बैठ रहा है, फिर वो चुनेगा। रूसो यहां तक कह इतनी आजादी वो दे रहे हैं। तो हम यहाँ फिलोसफर्स के नाम को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि जो कंटेम्परेरी आजकल या आज से 100-150 साल पहले जितने मनोवैज्ञानिक हुए और जिन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है, हम सिर्फ उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें प्रमुख नाम आता है जॉन डीवी का। जॉन डीवी हैं, मारिया मोंटेसरी हैं, जेम्स फ्रॉवेल हैं और गीजू भाई बधेका। ठीक है, गीजू भाई बधेका, गीजू भाई बधेका। अब इस शॉर्ट में मैं इन लोगों के बारे में आपको बता देता हूं, बाकी तो गूगल का जमाना है और आपके C8 में इन सारे लोगों के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
देखिए, जॉन डीवी तो शिकागो के रहने वाले थे और उधर ही उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। और विलियम जेम्स के प्रकार्यवाद, जिसको हम लोग शिक्षा दर्शन में प्रयोजनवाद के प्रैग्मेटिज्म के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन ज़बरदस्त रहा है। ये सोसाइटी को और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होते हैं, उस पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया, यानी सोशल पक्ष को इन्होंने काफ़ी ध्यान में रखा है। जो भी व्यक्ति बच्चे को केंद्र में रखेगा, ऑब्वियस सी बात है कि उसके एजुकेशन की जो मान्यता होगी, वो समाज को समर्पित होगी। तो जॉन डीवी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है और प्रोजेक्ट मेथड से जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके जनक यही माने जाते हैं। जॉन डीवी को ही इसका क्रेडिट जाता है। इसके बाद दूसरा नाम मैंने आपको बताया, मारिया मॉन्टेसरी। तो अगर आप लोग थोड़ा भी अवेयर हैं तो जानते होंगे मॉन्टेसरी सिस्टम चलता है स्कूलों में। मॉन्टेसरी स्कूल जिसको आप कहते हैं, तो उसको स्टेबल करने वाली मारिया मॉन्टेसरी ही थी। और इन्होंने खेल के माध्यम से, कलर के माध्यम से, इन चीज़ों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने पर इन्होंने जोर दिया। इनका कहना था कि कोई फॉर्मल एजुकेशन मत दो, प्राइमरी लेवल पर तो बिल्कुल भी नहीं। इनको छोड़ दो खेलने के लिए, ये इंटरैक्ट होंगे कलर के साथ, छोटे-छोटे ब्लॉक्स के साथ, अन्य चीज़ों के साथ, और खुद इनका दिमाग उस हिसाब से विकसित होता चला जाएगा। तो मारिया मॉन्टेसरी का बहुत बड़ा योगदान है और पूरे वर्ल्ड में मॉन्टेसरी सिस्टम को रेस्पेक्ट के नज़र से देखा जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। इसके बाद है जेम्स फ्रॉबेल। जेम्स फ्रॉबेल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने ज़रूर ये नाम सुना होगा, किंडरगार्टन, ठीक है? जिसको आप केजी कहते हैं। और इसके 2 सेक्शन बनाए जाते हैं, अपर किंडरगार्टन और लोअर किंडरगार्टन। किंडर का मतलब होता है बच्चा, इतना तो आप जानते हैं। किंडर जॉय ने तो और ज़्यादा पॉपुलर कर दिया इस वर्ड को। स्कूलों में आप देखेंगे किंडर कैसल, एक स्कूल है किडजी, तो वो भी किंडर को और जी ग्रुप का है ये एक्चुअली। ये प्राइमरी सेक्शन में किडजी के नाम से चलता है और हायर सेक्शन में इसको इसका नाम है माउंट लिटरा, इसके नाम से ये चलता है। दोनों सेक्शन में ये काम कर रहा है और जी ग्रुप का है। किडजी का अपर सेक्शन हो गया माउंट लिटरा। ओके, तो मैं किडजी वाले वर्ड पे आ रहा था। तो किंडर वर्ड वहां से लिया गया है, जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बच्चा। और गार्टन जो है वो अंग्रेजी में जैसे आप गार्डन कहते हैं, तो इसी को जर्मन भाषा में गार्टन कहा जाता है। गार्डन, गार्टन दोनों का मतलब होता है बगीचा। तो किंडर गार्टन मतलब बच्चों की बगिया, हिंदी में अगर हम लोग बोले तो। जेम्स फ्रॉबेल महोदय ने इसको इस्टेब्लिश किया था और आज कहने की बात नहीं है, लगभग सारे व्यक्ति इस वर्ड से परिचित हैं। ठीक है, फुल फॉर्म कम लोग जानते हैं, लेकिन एलकेजी और यूकेजी जैसे ही आप बोलते हैं तो आपने जेम्स फ्रॉबेल वाली व्यवस्था का नाम ले लिया। तो जेम्स फ्रॉबेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। बच्चे को केंद्र में ये रखते हैं, वहां पर भी आप देखेंगे खेल विधि से, और वहां पर ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन की व्यवस्था बच्चों के लिए की जाती है। बच्चों को लगभग पूरी आजादी होती है। वहां शिक्षा को केंद्र में नहीं रखा जाता, वहां बच्चे को केंद्र में रखा जा रहा है। ठीक है, वहां बच्चा इंपॉर्टेंट है। सीख रहा है तो भी अच्छी बात, नहीं सीख रहा है तो भी कोई बात नहीं है, उसके लिए अलग अलग तरीके से एफर्ट लगाया जा रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, काश ये चीज बड़े होने के बाद भी लागू रहता, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन तक में, प्री प्राइमरी में बच्चे अगर ग्रोथ कर रहे होते तो पेरेंट्स काफी खुश होते हैं। और अगर उनमें वैसा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वो एफर्ट लगाते हैं, लेकिन बच्चे पे नाराज नहीं होते। वो भी ये मानने लगे कि अरे अभी बच्चा है, अभी छोटा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, वहां शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, वहां बच्चा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में इसीलिए जेम्स फ्रॉबेल को इतना नाम दिया जाता है। इसके बाद है एक नाम मैंने आपको बताया, गीजू भाई बधेका। एक मिनट, यहाँ पर मैंने एक नाम आपको बताया, गीजू भाई बधेका।
तो ये गुजरात के रहने वाले थे गीजूभाई बधेका, और इनको प्राइमरी एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। जब आप लोग शिक्षा दर्शन वाला पेपर पढ़ेंगे बीएड में, C8 में, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, और ऐसे भी आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए। बच्चों के लिए जिस तरह की फीलिंग्स इनके अंदर थी और जैसा कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है, इसके कारण ही गीजूभाई बधेका को मूंछों वाली माता के नाम से जाना जाता है। और आपसे सीटेट में यह प्रश्न पूछा जाता है कि मूंछों वाली माता के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? ठीक है, तो गीजूभाई बधेका। और इन्होंने एक बुक लिखा है, उस बुक के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उस बुक का नाम है दिवा स्वप्न। इंग्लिश मीडियम वाले डे ड्रीम्स मत लिख दीजिएगा, आप भी दिवा स्वप्न ही लिखिएगा। ठीक है, दिवा स्वप्न। और थोड़ा स्पेसिफिक अगर हुआ जाए तो ये पूछा जाता है कि दिवा स्वप्न किस भाषा में लिखी हुई पुस्तक है? तो ये गुजराती भाषा में लिखी हुई है। नाम से लगता है कि हिंदी में होगा, लोग अंदाज में लगा भी देते हैं हिंदी, लेकिन ये गुजराती भाषा में मूल रूप से। ट्रांसलेट कितनी भी भाषा में की जाए। तो ये चारों विद्वानों के बारे में आपको एक होमवर्क के रूप में आप इसको ले सकते हैं कि गूगल कीजिए और इनके लाइफ को पढ़िए, इनके कंट्रीब्यूशन को पढ़िए, और इन्होंने किस तरीके से समाज में एक बदलाव लाया या बाल केंद्रित शिक्षा की दिशा में इन्होंने काम किया। इन चीजों को गूगल करिए और समझने की कोशिश कीजिए। कम से कम ये चारों व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बारे में आपसे हर स्तर पर प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो किसी भी जगह की इंटरव्यू की बात हो या किसी भी एग्जाम की बात हो, तो इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इन चारों को डिटेल में आपको थोड़ी मेहनत करनी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास तथा शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करती है। तो यहाँ पर जो की पॉइंट है, जो समझने वाला बिंदु है, वो है शारीरिक विकास और शारीरिक योग्यता, मानसिक विकास और मानसिक योग्यता। तो आप यहाँ पर विकास का जो पैटर्न है या जो विकासात्मक विशेषताएं हैं, विकास के जो विभिन्न चरण हैं, उसको ध्यान में रखेंगे और उस दौरान किस तरह की योग्यताएं निर्मित होती हैं, किस तरह की योग्यताओं से परिपूर्ण होता है कोई बालक, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं पहले आपको बता दूं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने नोट किया भी हो, जिन्होंने नोट नहीं किया है वो निश्चित तौर पर अपने ध्यान में हमेशा बनाए रखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। और मनोविज्ञान किसकी देन है? प्रकृतिवाद की देन है। ठीक है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो कभी भी आपसे पूछे जाते हैं। सीटेट में भी कई बार इससे प्रश्न पूछा गया। तो बाल केंद्रित शिक्षा मनोविज्ञान की देन है और मनोविज्ञान प्रकृतिवादी विचारधारा की देन है। और एक चीज मैं यहां थोड़ा सा इससे हट करके आपको बता रहा हूं, आपने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बेहतर समझा है, हम लोगों ने पहले इसके ऊपर बहुत डिस्कस किया है, और हमने देखा है कि मनोविज्ञान में सबसे जरूरी चीज जो है, जो निकल करके सामने आया मनोविज्ञान के अध्ययन से, वो यही चीज है कि हर व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है, चाहे शारीरिक आधार पर हो, चाहे मानसिक आधार पर हो, किसी भी आधार पर। दो बच्चे कभी भी एक जैसे नहीं होते, दोनों में पर्याप्त भिन्नता रहती है और इसी को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो व्यक्तिगत विभिन्नता ने ही शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र में
बच्चे को केंद्र में ला दिया है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता के वजह से ही ये संभव हो पाया है बाल केंद्रित शिक्षा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता की अवधारणा ने, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कंसेप्ट ने एजुकेशन और टीचिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो अब हम एक चीज देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषताएं कौन-कौन सी हैं। तो इसकी विशेषताओं को देखने के लिए हमें कुल 5 पॉइंट को समझना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है हमारा कि बालकों की समझ या बालकों के बारे में समझ, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। बालकों के बारे में समझ, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। दूसरा है टीचिंग मेथड, शिक्षण पद्धति या शिक्षण विधि। तीसरा है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट मेथड, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। चौथा है नेचर ऑफ द करिकुलम, पाठ्यक्रम की प्रकृति। नेचर ऑफ द करिकुलम, पाठ्यक्रम की प्रकृति। सर तीसरा पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए, छूट गया। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, पाठ्यक्रम एवं परीक्षण विधि। और हमारा 5वां पॉइंट है व्यवस्थापन एवं अनुशासन का प्रयोग, व्यवस्थापन एवं अनुशासन का प्रयोग। मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। तो इन पांचों क्षेत्र को केंद्र में रखते हुए हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र को अगर आप देखें तो काफी बड़ा क्षेत्र है। जैसे शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है, उसके अंदर फिर विद्यालय भी आएगा, छात्र भी आएगा, पाठ्य वस्तु या जो बुक्स वगैरह हैं उसको आप शामिल करेंगे, शिक्षक हो गया, छात्र हो गया, विद्यालय की जो व्यवस्था है उसकी जो संरचना है वो चीजें भी इसके अंतर्गत आती हैं, और बाकी जितने पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। लेकिन हर जगह पर शिक्षा के सभी अंगों में बालक को केंद्र में नहीं रखा जा सकता है। बालकों को इन्हीं पांचों क्षेत्र में केंद्र में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जब मान लेते हैं शिक्षण पद्धति की बात हो या अनुशासन की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो, इवैल्यूएशन की बात हो, करिकुलम की बात हो या बच्चे को समझने की बात हो, यहाँ पर आपको देख कर के लगेगा कि इन सभी पॉइंट्स में केंद्र में बच्चे को रखा जा रहा है। ठीक है, इसीलिए सिर्फ इन 5 पॉइंट्स का हमने चयन किया है। अब अपने अगले सेशन में हम लोग ये देखेंगे एक-एक करके कि इन सारे पॉइंट्स में किन-किन चीजों को किस तरीके से शामिल किया जा सकता है, जो बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताओं के रूप में वर्णित की जाती हैं या उसके बारे में इसको समझा जा सकता है उस रेफरेंस में। ठीक है, तो अपने अगले सेशन में हम लोग इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे।